I am B.K. Mishra, Faculty of Biology from Bhagalpur. Today we are going to discuss about the elementary particle present in mitochondria. तो ये है elementary particle. Elementary particles. Actually यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह डबल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, और दोनों के बीच पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है जिसमें पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन के इनर साइड में बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है। इसी प्रोजेक्शन को हम कहते हैं क्रिस्टा, और इस क्रिस्टा के ऊपर रेस्पिरेटरी चेन प्रेजेंट होता है। और इस रेस्पिरेटरी चेन के बीच बीच में एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होता है। तो इसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। दिस इज एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल। अब इसके बीच में जो यह पार्टिकल है यही रेस्पिरेटरी चेन कहलाता है। जब कभी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी फॉस्फेटिक बॉन्ड में एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर होता है। यानी हमारा बॉडी जो एनर्जी को स्टोर करता है वह एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। तो चूंकि यह रेस्पिरेटरी चेन है तो निश्चित रूप से यहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो मेन मेरा टॉपिक है एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल में 3 पार्ट होता है। इसे हम बेस कहते हैं, यह स्टॉक है, और यह हेड है। अगर हम बेस की बात करें तो यह 11 नैनोमीटर लॉन्ग होता है एंड 1.5 नैनोमीटर वाइड होता है। या इसका थिकनेस 1.5 नैनोमीटर है। अगर हम इसको थिकनेस लिखें, और यही बेस मेम्ब्रेन के फैट वाले भाग में, चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ होता है, लिपिड और प्रोटीन का, तो यह लिपिड वाले भाग में एम्बेडेड रहता है इसका बेस। इस बेस को हम F0 पार्टिकल भी कहते हैं। तो इस आधार पर अगर एलिमेंट्री पार्टिकल का नाम हम देखें, इसका कई नाम है। ऑक्सीजोम, रैकल्स पार्टिकल, F0, F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल। दूसरा इसका आता है स्टॉक। या 5 नैनोमीटर
लॉन्ग होता है एंड 3.5 नैनोमीटर थिक होता है। यह स्टॉक बेस को हेड के साथ जोड़ता है। और तीसरा होता है हेड। यह हेड 8 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। अब यह हेड वाला पोर्शन 5 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है जो एटीपेज की तरह एक्ट करता है। 5 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड chain which acts as ATPase। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि एटीपेज की तरह एक्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी एडीपी है वह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ एक्ट करता है और यह एटीपी में कन्वर्ट कर जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन होता है, दैट मीन्स एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। हम क्या खाते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जाइलोज, एनालोज, टेरालोज एंड सो ऑन। तो ये सभी कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा हमारे लीवर को चला जाता है हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा। और लीवर में जाने के बाद यह ग्लूकोज स्टोर होता है जितना ज्यादा है और रेस्ट अमाउंट ईच एंड एवरी सेल को सप्लाई हो जाता है ग्लूकोज का। तो जब यह सेल के अंदर गया तो यह ग्लूकोज क्या करेगा? तो सेल के अंदर जाएगा तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म आएगा। तो साइटोप्लाज्म में यह ग्लाइकोलाइसिस करता है और ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा 8 एटीपी का नेट प्रॉफिट होता है। हमको एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा 10 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन 2 एटीपी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में खर्च हो जाता है। तो 10 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, 2 एटीपी कंज्यूम कर गया, यानी नेट प्रॉफिट हमको एटीपी का 8 एटीपी का होता है। तो 8 एटीपी का प्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा हुआ और ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड है। यह पायरुविक एसिड एसिटल CoA में कन्वर्ट करता है और फाइनली यह साइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है और यह साइट्रिक एसिड क्रेब साइकिल को इनिशिएट करता है। और यह क्रेब साइकिल हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल के द्वारा 30 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो सबसे ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ हुआ? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 8 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर और 30 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो मैक्सिमम एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है एटीपी के रूप में। तो यहाँ पर एटीपी के प्रोडक्शन के लिए यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है उसे वह यहां पर मौजूद रहता है। कौन सा? एटीपेज एंजाइम। और इसी के प्रेजेंस में एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है और यह एटीपी का प्रोडक्शन करता है और यहीं पर यह एटीपी स्टोर हो जाएगा। तो पावर हाउस के अंदर अगर एटीपी स्टोर हो गया है यहाँ पर, तो यह दूसरे जगह भी तो जाएगा, हमारे अदर ऑर्गन को, जहां कहीं एनर्जी की आवश्यकता है।
तो अदर ऑर्गन में अगर एनर्जी जा रहा है तो एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना।